आज की कहानी में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह यूरोपियों का भारत में आगमन हो गया। बात उस समय की है जब वर्ष 1453 में कस्तुनतनिया और एशिया माइनर के व्यापारिक मार्गों पर तुर्कों का अधिकार हो गया। इस तुर्कों का व्यापारिक मार्गों का अधिकार होने के कारण जो यूरोपीय व्यापारिक थे उनका इस रास्ते से व्यापार बंद हो गया। वह मजबूरीवश नए व्यापारिक मार्गों को खोजने के लिए प्रशस्त हो गए। इसी क्रम में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत की खोजने के लिए निकला, लेकिन वह रास्ते भटक करके वह नई दुनिया अमेरिका में पहुंच गया और 1492 में अमेरिका की खोज कर डाला। इधर बात करें तो वर्ष 1498 में पुर्तगाली निवासी वास्को डिगामा ने गुजरात के व्यापारी अब्दुल मजीद के साथ 90 दिनों तक समुद्री यात्रा करने के बाद केप ऑफ गुड होप होते हुए उन्होंने केरल के बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा, जहां उस समय के राजा जेमरिन ने उसका भव्य स्वागत किया। उसको राजकीय अतिथिशाला में मुख्य अतिथि के रूप में ठहराया। वह स्पेशली भारत से व्यापार करने के लिए आया था, इसलिए वह लौटने क्रम में अपने जहाज में मसाले भर करके ले गया। कहा जाता है कि जो मसाले भर करके वह जहाज में ले गया था, उसकी आने जाने की कॉस्टिंग को छोड़ करके उससे लगभग 60 गुना उसको मुनाफा प्राप्त हुआ। यह बात पूरे पुर्तगाल में, पूरे यूरोपीय व्यापारियों में पूरा फैल गया। उसके देखा देखी 1500 ईस्वी में 13 जहाजों के बिड़ा लेकर के पैट अल्वारेज नामक व्यक्ति जो पुर्तगाली था भारत आया। पुनः 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत से व्यापार करने के लिए, मसालों के व्यापार करने के लिए भारत आया। अब बात करें तो पुर्तगालियों ने पहला अपना फैक्ट्री कालीकट में वर्ष 1502 में स्थापित किया था, जबकि 1503 ईस्वी में कोचिन में पहली व्यापारिक कोठी यानी दुर्ग की स्थापना किया था और वर्ष 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। अब बात करें फैक्ट्री या व्यापारिक कोठी में क्या अंतर होती थी, तो फैक्ट्री ऐसा स्थान होता था जहां वह किसी उद्योग के लिए वह मशीन वगैरह लगा कर रखते थे, वहां उस चीज का उत्पादन करते थे। जबकि व्यापारिक कोठी ऐसा क्षेत्र होता था कि वह किलानुमा करीब कुछ किलोमीटर दूर में फैला ऐसा क्षेत्र हुआ था जो चारों तरफ चारदीवारी हुआ करती थी, जिसमें व्यापारिक केंद्र के साथ साथ वे जो राज्य के, वे जो देश के लोग थे, अपने सेना, अपने प्रशासनिक पदाधिकारी, अपने व्यापारिक प्रतिमंडल, सारे समूह उसी दुर्ग के अंदर रहती थी। तो ये व्यापारिक फैक्ट्री और दुर्ग में यही अंतर हुआ करती थी। अब बात करें तो पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा थे, जो वर्ष 1505 में भारत की धरती पर आए। इन्होंने सबसे पहले अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी समुद्री शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। इसके तहत उन्होंने शांत जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया। इसके अंतर्गत ही वर्ष 1508 में चौल का युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात के शासक ने इनको पराजित किया। पुनः अगले साल 1509 में इन्होंने महमूद बेगड़ा, मिस्र और तुर्की के एक ज्वाइंट जलीय शक्ति को पराजित करके पूरा हिंद महासागर और अरब सागर में पूरा अपना आधिपत्य कायम कर लिया, जिसे पुर्तगीज शासन भी कहा जाता है। दूसरी तरफ बात करें तो
1509 में पुनः पुर्तगाल का दूसरा वायसराय, जिसका नाम था अल्बुकर्क, वह भारत की भूमि पर पुनः उनका आगमन हो रहा है। जब वह भारत की भूमि पर आए तो सबसे पहले उन्होंने काम किया कि फ्रांसिस्को डो अल्मोड़ा का वह ऑपरेशन ब्लू पॉलिसी था, उसको खत्म कर डाला। साथ ही साथ उन्होंने कोचिन को अपनी व्यापारिक राजधानी बना डाला। इसके अलावा बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन छीन लिया और गोवा को काफी डेवलप किया। अब दूसरी तरफ चर्चा करें तो उन्होंने अपने देश के लोगों को भारतीय नारियों से विवाह करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ अपने सेना में भारतीयों को भर्ती करना प्रारंभ कर दिए। इसके अलावा उन्होंने अपने प्रभाव से दमन, दीव, सालसेट, मुंबई आदि क्षेत्रों में अपना प्रभाव कायम कर लिया। कहा जाता है कि पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क ही थे और इनकी मृत्यु होने के बाद इनको गोवा में ही दफन कर दिया गया। अब अगला पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा थे। इन्होंने सर्वप्रथम कोचिन से हटा करके गोवा को पुर्तगाल की राजधानी बना करके उसको पूर्ण तरह से गोवा को व्यवस्थित और सुंदर कर दिया। इसके अलावा इन्होंने सेंट टोमे और हुगली को भी अपनी व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाते हुए इन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह को मिलने के बहाने अपने पास बुलाया और धोखे से इसको कत्ल करवा दिया। और बसीन और दीव पर भी इन्होंने अपना आधिपत्य काम कर लिया। कहा जाता है कि पुर्तगालियों का अरब सागर और हिंद महासागर पर व्यापक प्रभाव हो गया। इनकी प्रभाव इतनी हो गई कि इन्होंने कार्टेज नामक एक सिस्टम को प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य यह था कि कोई भी देश या कोई भी व्यापारिक जो इस क्षेत्र से क्रॉस करते थे, इस क्षेत्र से जाते थे, उनको एक शुल्क दे करके इस समुद्री रास्तों से व्यापार करना पड़ता था। यह भी कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य अकबर को भी कार्टेज सिस्टम का पालन करना पड़ा। दूसरी तरफ देखें तो पुर्तगालियों को हिंद महासागर और अरब सागर के अलावा हरमुज की खाड़ी, फारसी खाड़ी पर भी इनका आधिपत्य हो गया था। और कहा यह भी जाता है कि जापान से व्यापार करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। अब बात करें कि भारत में इनकी देन के बारे में। अब इन कहा जाता है कि आलू का जो पैदावार होता है वो पुर्तगाल का ही देन है, टमाटर का जो पैदावार होता है वह पुर्तगाल का ही देन है, यहाँ तक लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं वह पुर्तगालियों का ही देन है। इसके अलावा वर्ष 1556 में जो प्रिंटिंग प्रेस जो है उसका देन भी पुर्तगालियों को ही जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाज निर्माण का श्रेय भी पुर्तगालियों का ही जाता है। अब चर्चा ये करें कि आखिर में पुर्तगाली जो है भारत से असफल क्यों हो गए, भारत में असफल क्यों रह गए। तो दूसरी तरफ बात करें तो अल्बुकर्क के महत्वाकांक्षी नीति और पुर्तगालियों द्वारा भारतीय महिलाओं से विवाह करने के कारण यहाँ के स्थानीय नागरिक जो इसका विरोध करने लगे। दूसरी तरफ बात करें तो वर्ष 1632 ईस्वी में शाहजहां द्वारा पुर्तगालियों को खदेड़ करके भगा दिया गया था। तीसरी तरफ चर्चा करें तो वर्ष 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रिगेंजा कैथरीन की शादी ब्रिटेन का युवराज चार्ल्स द्वितीय से हुआ और बंबई को दहेज के रूप में उनको गिफ्ट दे दिया गया।
भारत में अंतिम रूप से फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। अब बात करें कि भारत में फ्रांसीसी कब और किस परिस्थिति में आए। जब यूरोपीय देशों का भारत में व्यापार करने का सिलसिला चलते रहा तो यह देखा देखी करते हुए फ्रांस के उस समय के राजा लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने वर्ष 1664 ईस्वी में एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना संसद के माध्यम से करवाया और उसे भारत में व्यापार करने के अलावा उस कंपनी को संरक्षित करने के लिए, उसको वित्त पोषित करने के लिए दिशा निर्देश भी दिया। इसी क्रम में 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने हेतु भारत में आगमन हो रहा है। धीरे धीरे आगमन के साथ साथ वर्ष 1668 ईस्वी में फ्रैंक कैरो द्वारा सूरत में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की जा रही है। उसके ठीक एक साल के बाद वर्ष 1669 में मछलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना किया जा रहा है। अब बात करें तो फ्रांसीसी जो थे व्यापार करने के साथ साथ भारत में बहुत खूबसूरत से नगरों का स्थापना किया। इस क्रम में बात करें तो पांडिचेरी शहर की स्थापना उस समय के फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंक मार्टिन द्वारा बालिकोंडा के शासक शेर खां से कुछ जमीन दान में उपहार स्वरूप लिया और वहाँ पर एक खूबसूरत नगर पांडिचेरी शहर की स्थापना किया, जिसे बाद में वहाँ फोर्ट लुई का किला भी बनाया गया। दूसरी शहर की बात करें तो उन्होंने बंगाल में चंद्रनगर नामक बहुत खूबसूरत शहर का स्थापना किया। बंगाल के नवाब शाइस्त खां से कुछ क्षेत्र पट्टे पर किराया पर लेकर के चंद्रनगर नामक एक खूबसूरत नगर की स्थापना किया, जहाँ पर फोर्ट एलियंस का किला भी, जिसे फोर्ट ऑर्लियंस का किला भी कहा जाता है। अब बात करें तो धीरे धीरे फ्रांसीसी जो है व्यापार करने के साथ साथ भारत की राजनीति में भी सक्रिय रूप से भागीदार लेना शुरू किए। इतना ही नहीं, वर्ष 1742 तक भारत की महत्वाकांक्षी नीति में उन्होंने अपने सक्रिय रोल निभाना शुरू कर दिया और भारत में व्यापार के साथ साथ भारतीयों जमीन को हड़पना, भारतीय भूभाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच में दोनों के संप्रभुता से, दोनों के हितों के टकराव से दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप कर्नाटक के युद्ध हुए। यह युद्ध 3 कर्नाटक युद्ध में 20 वर्षों तक चला और अंतिम रूप से अंतिम कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज जो विजित रहे और फ्रांसीसियों को भारत से भगाने में सफल रहे। बात करें तो वर्ष 1763 ईसा पूर्व तक अंतिम कर्नाटक युद्ध में अब बात उत्पन्न होती है कि आखिर में फ्रांसीसी भारत में क्यों हार गए, भारत में क्यों विफल है। तो पहली कारण है कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा टोटली निर्भर थी। दूसरी कारण है कि फ्रांसीसियों द्वारा भारत के भूभागों पर कम ध्यान देकर यूरोपीय भूभागों पर प्राकृतिक रूप से वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तीसरी कारण है कि यहाँ जो भी गवर्नर आए उनकी नीति और दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी थी। तीसरी कारण क्या थी कि उनका हितों का टकराव अंग्रेजों के हितों के टकराव से काफ़ी होने लगा, जिससे कारण स्वरूप अंग्रेज जो काफ़ी यहाँ मजबूत थे फ्रांसीसियों को टिकने नहीं दिए। और तत्कालीन कारण की बात करें तो कर्नाटक के तीसरे युद्ध में जब फ्रांसीसी पूर्णतः पराजित हो गए तो उन्हें संधि के तहत भारत को बुरी तरह पैक करना पड़ा और भारत से इनका अंतिम रूप से पतन हो गया।